हाँ जी, नेक्स्ट हमारा क्या है, सी फॉर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या कहता है? सेंट्रलाइजेशन मींस कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट वन प्लेस और एट वन लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, के एक ही हाथ में टॉप लेवल पे ही हमारी जो सारी पावर होगी, तो वो अपना ऑर्डर्स कैसे नीचे देता रहेगा, निचले वाले लेवल्स को मिडल लेवल या फिर लोअर लेवल को अपने ऑर्डर देगा। तो सारी की सारी पावर किसके हाथ में होगी? टॉप लेवल के पास होगी। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑन द अदर हैंड, डिसेंट्रलाइजेशन मीन डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी टू द लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है कि एक ही, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल वाला सारा कुछ नहीं संभाल सकता, तो वो अपनी अथॉरिटी क्या करता रहेगा? डेलीगेट करता रहेगा। अपने किसको करता रहेगा? एमडी जो है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को करता रहेगा, सीनियर एग्जीक्यूटिव जो हैं डिपार्टमेंट हेड्स को करेंगे, डिपार्टमेंट हेड जो हैं सुपीरियर को करेंगे, सुपीरियर आगे सबॉर्डिनेट्स को, सबॉर्डिनेट्स आगे अपने वर्कर्स को। तो ऐसे वो अपनी जो पावर है डेलीगेट करते रहेंगे। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना जरूरी है, क्योंकि एक ही बंदा सारे प्रोडक्ट, सारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं संभाल पाएगा, तो उनके पर्टिकुलर हेड्स ही उसको हैंडल कर पाएंगे और दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टेकिंग डिसीजंस। लेकिन अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है देन सेंट्रलाइजेशन इज मोर बेनिफिशियल, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है तो हम सारी ऑर्गेनाइजेशन को देख रेख कर सकते हैं और उसकी सारी जो पावर्स हैं उसका मिसयूज भी नहीं होने देंगे। तो उसमें क्या है कि टॉप लेवल ही सारे निचले वाले लेवल्स को अपने ऑर्डर देंगे और निचले वाले लेवल्स जो हैं टॉप लेवल की सारे अपने ऑर्डर्स को मानेंगे और उसके मुताबिक ही काम करेंगे। तो इसलिए फास्ट डिसीजन कब होंगे? अगर हमें टॉप लेवल पे, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है और टॉप लेवल पे हमें ऑर्डर्स आ रही हैं या कमांड्स आ रही हैं और उसको हम फॉलो अप करते रहें। सो नेक्स्ट क्या होएगा? यूनिटी, यू फॉर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब वन यूनिट एंड वन प्लान फॉर द ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, कि एक ही यूनिट में एक ही तरह का प्लान होना चाहिए और सारे लोगों को उस ऐसी एक्टिविटीज कर सकें ताकि सबके ऑब्जेक्टिव जो है सेम होना चाहिए। कौन सा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इन दिस प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड देयर देन अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कि अगर हम एक ही तरह का सबको ऑर्डर्स दे रहे हैं, एक ही तरह का हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, एक ही तरह का प्लान बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉमन गोल को ही हमने फुलफिल करना है। सो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में और उनका सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वन हेड होना चाहिए, वन प्लान होना चाहिए, तभी हम प्रॉपर वे से काम कर पाएंगे। जैसे किसी कंपनी कोई 3 प्रोडक्ट बना रही है, कॉस्मेटिक, मेडिसिन और ईटेबल्स, तो सब जो हैं अपने अपने प्लान्स, अपने अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए बनाना चाहिए। कि कॉस्मेटिक्स वाला क्या होना चाहिए कि वो एंटी एलर्जिक या फिर सूटेबल फॉर एवरीवन ऐसे होना चाहिए। मेडिसिन क्या है कि वो भी ऐसा होना चाहिए कि किसी को नहीं खराब ना करे, मेडिसिन किसी के लिए हार्मफुल ना हो। ईटेबल्स तो वो खाने वाली चीज है, इसीलिए वो भी प्रिकॉशनरी, सारी प्रिकॉशन मेजर सब में लेने चाहिए। तो हमारा एवरी डिवीजन मस्ट प्लान फॉर देयर ऑन टारगेट, के अपने अपने डिवीजन के लिए हमें अपना प्लान बनाना है और उस प्लान को अचीव करना है। सो जो जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको मिलके एक ही डायरेक्शंस में काम करना है ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो सके? ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके और उसका इमेज या गुडविल जो है इंक्रीज हो सके, एनहांस हो सके। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? 7th पॉइंट है, 7th प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। एस फॉर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी क्या होती है कि किसी भी चीज में स्थिरता। किसमें स्थिरता? टेन्योर, मतलब जितनी भी वो जॉब कर रहा है उसमें एक स्थिरता होनी चाहिए। तो इसमें क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट शुड रिमूव द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब फ्रॉम द माइंड्स ऑफ पर्सोनल। तो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज इज बैड फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड सच डिसीजन इज टेकन एडवर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर हम फ्रीक्वेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, फ्रीक्वेंट उनकी
जॉब से निकाल रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, उसके लिए एम्प्लॉयज के मन में एक भय पैदा हो जाएगा कि हम जो काम कर रहे हैं पता नहीं कल हमें ये काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो एफिशिएंटली उस वर्क को नहीं कर पाएंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी क्या होगी, खराब हो जाएगी कि उनको लगेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत जल्दी एम्प्लॉयज को निकाल देती है या उनको ट्रांसफर कर देती है। तो हर लोग जो हैं इसमें ज्वाइन करने के लिए, जो हमारी लेबर है या फिर कोई हमारे एग्जेक्टिव हैं, उसको ज्वाइन करने के लिए सोचेंगे तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होनी चाहिए, हमें जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें कोई नहीं निकालेगा। सो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर से ही हम वर्कर्स की एफिशिएंसी ले सकते हैं। नेक्स्ट 8th पॉइंट हमारा क्या कहते हैं, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट क्या कहता है कि द बिजनेस एंटरप्राइज इज सुपीरियर टू द इंडिविजुअल, द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रिवेल the personal interest of individual, the first organization goal then personal goal। इसका क्या मतलब है कि सबॉर्डिनेशन के बिजनेस एंटरप्राइज में हमें पता है कि सुपीरियर के अपने गोल होते हैं, सबॉर्डिनेट्स के अपने गोल होते हैं, बिजनेस के अपने गोल होते हैं, लेकिन हमने एक ही इंटरेस्ट को मान के चलना है, तभी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होएगा, तभी इंडिविजुअल्स का फायदा होएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिविजुअल्स को ये समझा दें कि अगर आप अपनी प्रमोशन चाहते हो, अगर आप अपनी वेज इंक्रीमेंट चाहते हो, तो इंक्रीमेंट कौन देगा, कंपनी देगी। कंपनी कहाँ से देगी, अगर कंपनी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, अच्छा कमा रही है, तभी हमें अच्छी पे दे सकेगी। तो इसलिए अपने इंटरेस्ट को छोड़ के हमें पहले कौन सा इंटरेस्ट को पूरा करना है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को पूरा करना है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ानी है, उसके प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना है। अगर ये होगा तभी हम अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पूरा कर पाएंगे। सो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मोर रेम्युनरेशन इज पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज साउंड पोजीशन। अगर फैक्टर्स, जो कई फैक्टर्स होते हैं जैसे लेजीनेस, सेल्फिशनेस, केयरलेस, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरेस्ट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो इसको हमने बाहर निकालना है। जैसे कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो दिवाली पे अपने एम्प्लॉयज को क्या देती हैं, कोई अच्छे गिफ्ट वगैरह देती हैं। इवन के 1-2 कंपनीज ने कार भी दी है, पर्सनल कार भी अपने एम्प्लॉयज को दी है। इट कैन बी पॉसिबल ओनली इफ द कंपनीज अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स। तो वो ह्यूज प्रॉफिट किसने कमा के देने हैं, हमारे वर्कर्स ने कमा के देने हैं, हमारे एम्प्लॉयज ने, पर्सोनल ने कमा के देने हैं। तो वो कब पॉसिबल हो पाएगा, जब वो मन लगा के या अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को पूरा कर पाएंगे। सो दैट मीन्स कि हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ के पहले जनरल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा पाएंगे। सो 9th क्या है, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मीन्स कि कोई भी एम्प्लॉय को अगर हमने कोई पे करनी है तो वो क्या होनी चाहिए, पे उसके फेयरली होनी चाहिए, एडिक्वेटली होनी चाहिए, कि जितनी भी हम अपने एम्प्लॉयज को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं वो जस्ट एंड फेयर होनी चाहिए। अगर किसी एम्प्लॉय को हम अंडर पेड करेंगे, मतलब कम पेमेंट देंगे, तो उससे वो सेटिस्फाई नहीं होगा और वो अपनी पूरी पोटेंशियलिटी नहीं दे पाएगा। तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज क्या हैं, हमारी डिससेटिस्फेक्शन के कारण एम्प्लॉयज टर्नओवर होनी शुरू हो जाएगी, और टर्नओवर होने के कारण हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो गुडविल है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो फेयर वेज इज डिटरमिन्ड अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न, और एज पर इट शुड बी बेस्ड ऑन द मिनिमम वेज एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमें अपनी जो सैलरीज हैं वो मिनिमम वेज एक्ट के मुताबिक ही मिलनी चाहिए, और वेजेस और सैलरीज हमारे कंपटीटर्स के मुताबिक ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि ए ऑर्गेनाइजेशन में उसको 500 रुपए दे रहे हैं और बी ऑर्गेनाइजेशन में उसको 200 रुपए दे रहे हैं, काम तो वो 8 घंटे ही काम कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू द उनकी जो रेम्यूनरेशन है वो जस्ट एंड फेयर होनी चाहिए, ताकि वो सेटिस्फाई होके हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम पोटेंशियलिटी, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन डाल सकें। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ओ फॉर ऑर्डर। फ्यूल कहता है कि ये हर चीज अपनी जगह पे होएगी तो आपको जल्दी मिलेगी, जिसमें वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा। Fuel said there will be place for everything and everyone
फ्यूल इंसिस्ट दैट देयर मस्ट बी एक फिक्स्ड प्लेस टू कीप एवरी मटेरियल एंड थिंग एंड फिक्स प्लेस और कैबिन फॉर एवरी एम्प्लॉय। अगर हमें पता है कि इस बंदे को मिलना है और वो वही जगह पे मिलेगा, उसी कैबिन में मिलेगा, ये चीज हमें चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, तो ये प्रोडक्ट हमें इसी कॉर्नर पे मिलेगी, इसी के स्टोर में मिलेगी, तो हमें क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा और हम जल्दी से जल्दी अपने ऑब्जेक्टिव को जल्दी पूरा कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखा जाए अपनी रूटीन की बात में भी, अगर स्कूल के बैग में से हम कोई कॉपी अपनी ड्राइंग रूम में रख रहे हैं, कोई लिविंग रूम में रख रहे हैं, कोई हम अपने बेडरूम में रख रहे हैं, कोई किधर लॉबी में रख रहे हैं, तो जब कल अपने स्कूल जाना होगा तो आपको बहुत टाइम लगेगा टू कलेक्ट ऑल द बुक्स। तो ऐसे ही अगर ऑर्डरली आपको पता है कि मेरे स्टडी टेबल पर ही सारी बुक्स पड़ी हैं, सारी नोटबुक्स पड़ी हैं, तो आप उससे अपना बैग पैक जल्दी कर पाओगे। ऐसे ही टूल किट आपको पता होनी चाहिए कि कौन से कॉर्नर में, कौन से बॉक्स में हमारा जो स्क्रूज हैं या टूल किट हमारी पड़ी होगी, तो हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम क्या होगा, मिनिमम टू मिनिमम हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्या है, 11th प्रिंसिपल क्या है, इनिशिएटिव। Initiative means I for initiative. Fuel wanted that subordinates should be given opportunity to take some initiative in making and executing the plan. So manager must welcome the suggestion and idea of employees before framing the plan. कि हमने फ्यूल कहता है कि अपने एम्प्लॉयज को आपको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो अपने जो प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकें, उसमें कोई अपनी सुजेशंस डाल सकें, और जो सुजेशन वो डाल रहे हैं तो उस सुजेशंस को रिजेक्ट ना करके उसका वेलकम करना चाहिए। जब हम किसी से सुजेशन लेते हैं तो अगर उसको बोलते हैं कि आप बताओ कि आप क्या कहते हो, आप क्या चाहते हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि उसको लगेगा कि मेरे को एक बिलोंगिंगनेस फील होगी, कि उसको लगेगा मेरे को एक पार्ट ऑफ फैमिली मेंबर माना है, पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माना है, तो उसमें वो अपनी बेस्ट एफर्ट, बेस्ट मेंटल एबिलिटी से अपना बेस्ट डिसीजन बताएगा। तो हमेशा उनकी सजेशंस को वेलकम करना चाहिए, ना कि उसको ये कहना चाहिए कि तू जिस लेवल पे है उसी लेवल पे बात कर। तो उससे आगे से क्या होगा कि अगर हमारी कोई हित की बात भी होगी तो वो सबऑर्डिनेट्स हमें आगे से नहीं बताएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए, उसकी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए ताकि वो हमारे जो प्लान्स हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम प्रॉपर वे से अचीव कर पाएं। द नेक्स्ट इज द 12th point S for the scalar chain. Scalar chains means authority or chain of superior from highest to lowest rank. Chain must be strictly followed. चेन जो है, देखो इस डायग्राम में हमने एक बनाई है, इसमें क्या है, ए जो है टॉप लेवल पे पर्सन है जिसने किसको ऑर्डर देने, बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, और ई ने अगर कुछ कहना है वो सबसे पहले किसको कहेगा, डी को, फिर सी को, फिर बी को, देन ए को। ऐसे ही ऑन द अदर डिपार्टमेंट में ए पहले एल को देगा, फिर एल एम को देगा ऑर्डर्स, देन एन को, एन ओ को, और ओ ने अगर कोई सजेशंस देनी है तो ओ सीधा डायरेक्टली ए के पास नहीं जा सकता है, तो वो क्या है, चेन फॉलो करेगा। ओ पहले एन को देगा, एन एम को देगा, एम एल को देगा और ए को देगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि देयर इज लॉन्ग चेन, और अगर किसी डी ने एन से बात करनी है या एन ने डी से बात करनी है तो इट टेक्स ए लॉन्ग प्रोसेस कि एन पहले एम को कहेगा, फिर एल को कहेगा, फिर ए को कहेगा, फिर बी को कहेगा, फिर सी को कहेगा, फिर डी को कहेगा, तब जाके हमारी बात जो है कम्युनिकेट हो सकेगी, तब जाके हमारी जो प्रॉब्लम है वो कम्युनिकेट हो सकेगी, और उसका सोल्यूशन आते आते बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि अगर डी एन के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और जब हमें कभी इमरजेंसी हो या फिर कोई अर्जेंट बात करनी हो तो क्या होएगा, इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। तो फ्यूल कहता है कि उसमें आपको एक ब्रिज बना लेना चाहिए, और उस ब्रिज को क्या कहेंगे हम, गैंग प्लैंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
गैंग अलाउज डायरेक्ट लिंक बिटवीन द टू एम्प्लॉइज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। सपोज करो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, वो परचेज डिपार्टमेंट का है। अगर परचेज डिपार्टमेंट वाले को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्रोडक्शन से बात कर सके, और प्रोडक्शन वाले को प्रॉब्लम आ रही है कि जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हो इसमें ये प्रॉब्लम है, तो रादर के वो पहले अपने हायर अथॉरिटी से बात करें, फिर उनके पास परचेज डिपार्टमेंट पे आए तो वो डायरेक्टली भी बात कर सकें, ताकि उनकी जो कम्युनिकेशन है वो जल्दी हो पाए। तो इस तरह हमारा 12 प्रिंसिपल हो गए। सो नेक्स्ट क्या है? ई फॉर इक्विटी। इक्विटी मीन्स, अब पहले इक्विटी वर्ड आता है तो हम उसमें दो वर्ड्स को पहले देखते हैं, इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्वालिटी मीन्स के सेम पे, मतलब इक्वालिटी मीन्स सबको इक्वल मानना है, सबको इक्वल बेस्ड रखना है कि हमने सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स को सेम पे देनी है। बट इट इज नॉट फेयर फॉर एवरीवन, कि हम पीएन को भी सेम दे रहे हैं, मैनेजर को भी सेम दे रहे हैं। इससे मैनेजर क्या सोचेगा कि मैं इतना पढ़ लिख के भी इतनी ही पे ले रहा हूं जितनी पीएन ले रहा है। तो इट इज नॉट जस्ट एंड फेयर फॉर एवरीवन, बट देयर शुड बी इक्विटी। इक्विटी होनी चाहिए। इक्विटी मीन्स जस्टिस एंड काइंडनेस। Justice and kindness mean there should be impartial and should not discriminate regarding sex, caste and religion etc. के हमें किसी में भी पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। ये नहीं है कि मेल वर्कर को हम ज्यादा पे दे रहे हैं और फीमेल को कम दे रहे हैं, ऐसे हिंदू को ज्यादा पे दे रहे हैं, सिख को कम दे रहे हैं, या मुस्लिम को ज्यादा पे दे रहे हैं, सिख को कम दे रहे हैं। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो ऐसी इक्विटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। जैसे पंक्चुअलिटी का अगर डिसिप्लिन है तो सबके लिए होना चाहिए, ये नहीं है कि इसको बॉस नहीं फॉलो करेंगे, सिर्फ लोअर लेवल ही फॉलो करेगा। और लास्ट हमारा क्या कहता है? ई क्या रह गया? OIC का लास्ट ई पॉइंट है। ई मीन एस्पिरिट डी कॉर्प्स। डी कॉर्प्स मीन्स के ये फ्रेज कहां से आया है? फ्रेंच वर्ड है। उसने कहा, क्या कहा है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ। जैसे आपने छोटे होते भी ये कहानी सुनी होगी कि एक एक लकड़ी को सब तोड़ सकते हैं, लेकिन इकट्ठे मिलके अगर हम बंडल को तोड़ना चाहें तो नहीं तोड़ सकते। तो ऐसे ही he suggested that every member in the organization consider him as a part or member of team and team contribute better than the individual contribution। कि अगर टीम मिलके काम करेगी तो वो बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, बेटर कंट्रीब्यूशन होएगा, और उससे हमें ये भी लगेगा कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट हैं। क्योंकि अगर हम सारे मिलके काम कर रहे हैं तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा है और बाकी सारी टीम का भी फायदा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्शन मैनेजर किसी अपने मेंबर्स को, सबॉर्डिनेट्स को टारगेट दे देता है कि आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, और 100 यूनिट्स किसको दे देता है? 10 एम्प्लॉइज को दे देता है। तो ड्यूरिंग सम रीजन उसमें से 2 एम्प्लॉइज क्या हो गए? बीमार हो गए। तो बाकी के 10 मेंबर्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने तो अपने अपने 10 जो है यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए और बाकी के जो रह गए वो 2 आएंगे तो अपना पूरा करेंगे। तो हमें टीम लेवल पे काम करना है, यूनियन लेवल पे काम करना है, यूनियन बन के काम करना है। तो बाकी के 8 मेंबर्स की ऑटोमेटिकली ड्यूटी बन जाती है कि वो उनका टारगेट भी अपने में डिवाइड कर ले। सो हमें हमेशा टीम एफर्ट्स पे काम करना है, ना कि इंडिविजुअल लेवल पे काम करना है। तो इससे टीम स्पिरिट भी हमारी बढ़ती है और हम अपना ग्रुप गोल को भी जल्दी से अचीव कर पाएंगे। सो अभी आप बच्चों सबको, आपको 14 के 14 प्रिंसिपल समझ आ गए होंगे, और आपने किस बेस पे याद रखने हैं? किस बेस पे याद रखने हैं? ओनली विद 1 लाइन, डैड UCUSSR OIC। अगर सिर्फ ये लाइन याद कर लोगे तो आपके सारे के सारे प्रिंसिपल क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। जैसे D फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, A फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, D फॉर डिसिप्लिन, U फॉर यूनिटी ऑफ कमांड, C फॉर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, U फॉर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, S फॉर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, S फॉर सबॉर्डिनेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट, R for remuneration, O for order, I for initiative, S for scalar chain, E for equity and last E for aspirate de corps। तो ये 14 के 14 प्रिंसिपल इसी लाइन में ही याद हो गए।
और सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स क्या चीज है कि इनको हमने कैसे याद करना है, इसके सारे पॉइंट्स आपको डीप में पता चलने चाहिए कि अगर हमने ये प्रिंसिपल को किया तो हमें क्या बेनिफिट होगा, अगर हमने इस प्रिंसिपल को तोड़ा तो क्या वायलेशन हो सकती है। क्योंकि आपको क्या आएंगे, केस स्टडीज आएंगे। केस स्टडीज में आपको डिटेल में बताना है कि ये कौन सा प्रिंसिपल है और इसमें ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है। तो आप सबको ये ध्यान से समझने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को पर्सनली फोन करके बात कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।